रुक्मा देवी और प्रभुदयाल जी ने आज कितने सालों के बाद आखिर अपने दम पर अपना एक छोटा सा घर बनवा ही लिया। रुक्मा देवी की शादी को 26 वर्ष हो चुके थे। 2 बेटे थे रुक्मा देवी के, लेकिन आज तक वह अपना घर नहीं बनवा पाई थी। घर परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सुई दवाई, इन्हीं सब जिम्मेदारियों में उलझी रही। छोटी सी तनख्वाह थी प्रभुदयाल जी की, एक छोटी नौकरी करते थे वह, इसलिए कभी अपना घर नहीं बनवा पाए। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती थी रुक्मा देवी कि आज नहीं तो कल अपना घर होगा। गांव का घर छोड़कर शहर में नौकरी की वजह से रहना पड़ रहा था। गांव में दूसरे भाई और उनके परिवार रहते थे। वहां अच्छा खासा बड़ा घर था, लेकिन क्योंकि प्रभुदयाल जी की नौकरी शहर में थी तो उन्हें तो अपने परिवार के साथ अपने गुजर बसर के लिए शहर में ही रहना था। माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि बंटवारा करके सब बच्चों को दे देते, जिससे वह अपना एक घर शहर में खरीद लेते, क्योंकि गांव में संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक पुश्तैनी घर था जिसमें कि बाकी के 2 भाइयों का परिवार रहता था। खैर, रुक्मा देवी और प्रभुदयाल जी ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर आज अपनी शादी के 26 सालों बाद अपना एक छोटा सा घर बनवा ही लिया था। लेकिन घर इतना छोटा था कि उसमें एक बड़ा परिवार गुजारा नहीं कर सकता था। घर में 2 बेडरूम, एक हॉल और एक छोटा सा किचन और वॉशरूम बना हुआ था, और इस तरह से घर का नक्शा बना था कि सिर्फ एक बेडरूम सेपरेट था, बाकी एक बेडरूम से होकर वॉशरूम और किचन तक जाना पड़ता था। इसलिए देखा जाए तो उस घर में सिर्फ एक बेडरूम था और वॉशरूम और किचन तक जाने के लिए दूसरे बेडरूम का सहारा लेना पड़ता था, और एक हॉल था। लेकिन जितना बजट था उतने में ही रुक्मा देवी और प्रभुदयाल जी को अपना घर बनवाना पड़ा। अपने घर में आए उन्हें 1 साल हुआ था। बेडरूम में प्रभुदयाल जी और रुक्मा देवी रहते थे, और दूसरे बेडरूम में, जो कि किचन और वॉशरूम के बीच में था, दोनों भाई रहते थे। और हॉल में सोफा वगैरह लगा था और साइड में एक बेड भी लगा दिया गया था। घर बनाते बनाते ही रुक्मा देवी और प्रभुदयाल जी की उम्र लगभग बीत गई थी और बेटों के शादी की उम्र आ गई थी, और रुक्मा देवी ने अपने बड़े बेटे राजेश की शादी तय कर दी। रुक्मा देवी के दोनों बेटे राजेश और अमित दोनों ही प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और ठीक ठाक कमा लेते थे। खैर, बड़े बेटे राजेश की शादी हो गई और घर में बहू आ गई। अब क्योंकि घर में बहू आ गई थी तो उसे बेडरूम चाहिए था, तो रुक्मा देवी और प्रभुदयाल जी ने अपना बेडरूम बड़े बेटे बहू को दे दिया और खुद दूसरे बेडरूम में शिफ्ट हो गए, जो कि कहीं से भी बेडरूम कहलाने के लायक नहीं था। और छोटा बेटा अमित हॉल वाले बेड पर सोता था। खैर, नए बेटे बहू को तो प्राइवेसी मिल गई, क्योंकि उनकी नई नई शादी थी और बहू घर में आई थी, तो यह जरूरी भी था। लेकिन रुक्मा देवी और प्रभुदयाल जी को बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि बेटे बहू जब भी किचन या वॉशरूम में जाते उनके कमरों से होकर गुजरते। कितना भी वह बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन हर कोई बेडरूम में एक प्राइवेसी तो चाहता ही है, जिसकी वजह से रुक्मा देवी और प्रभुदयाल जी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पर क्या कर सकते थे, वही उनका घर था। खैर, इसी तरह से 3 वर्ष बीत गए और अब छोटे बेटे अमित की शादी के बारे में सोचा जाने लगा। लेकिन प्रभुदयाल जी का कहना था कि अमित की शादी करोगी तो छोटी बहू को कौन सा बेडरूम दोगी, क्योंकि अमित और राजेश भी अभी कोई बहुत बड़ी नौकरी तो करते नहीं थे, तो उन लोगों का भी इतना बजट नहीं था कि अभी अपने घर में ऊपर के फ्लोर पर 2 बेडरूम बनवा ले ताकि रहने की समस्या हल हो जाए। और रुक्मा देवी और प्रभुदयाल जी ने तो अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने इस घर को बनाने में लगा दी थी, तो बजट इजाज़त नहीं दे रहा था कि घर में एक फ्लोर और बनवाया जाए, और अमित की शादी की उम्र भी हो गई थी। रुक्मा देवी का कहना था कि राजेश की शादी को 3 वर्ष हो चुके हैं, हम अपना बेडरूम राजेश को दे देंगे और हम हॉल में शिफ्ट हो जाएंगे, और राजेश के बेडरूम में अमित और उसकी पत्नी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वह नई बहू रहेगी तो उसे प्राइवेसी चाहिए। रुक्मा देवी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि कोई नई बहू रहे या पुरानी बहू, या फिर बहू रहे या वह खुद रहे, प्राइवेसी की तो सबको ज़रूरत होती है। उन्हें तो बस अपना परिवार एक साथ चाहिए था। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी बेटा अपना परिवार लेकर अलग किराए के घर में जाए, और उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चल रही थी। उनका कहना था, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे दोनों बेटे बहू साथ में रहेंगे, मेरे मरने के बाद जैसे जहाँ रहना रहे। और अपनी इसी जिद में उन्होंने अपने छोटे बेटे अमित की भी शादी कर दी और राजेश का कमरा अमित को दे दिया गया। राजेश रुक्मा देवी के कमरे में शिफ्ट हो गया
और रुक्मा देवी और प्रभुदयाल जी हॉल में शिफ्ट हो गए। नई बहू को एक कमरा मिल गया, लेकिन 3 साल पहले आई बड़ी बहू की जिंदगी खराब हो गई, क्योंकि उसके कमरे से होकर वॉशरूम और किचन का रास्ता जाता था। कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं रह गई थी, और रुक्मा देवी और प्रभुदयाल जी तो हॉल में ही पड़े थे, जहाँ हर वक्त कोई ना कोई आता जाता ही रहता था। कभी भी वह आराम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी रुक्मा देवी की जिद थी कि हम सब एक साथ एक घर में ही रहेंगे। मेरे जीते जी मेरे बेटे बहू मुझसे अलग नहीं होंगे। उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि इससे कितनी दिक्कतें बढ़ रही हैं। प्रभुदयाल जी का कहना था कि जब बजट हो जाएगा तो हम ऊपर के फ्लोर पर बच्चों के रहने के लिए अलग बेडरूम बनवा देंगे, या फिर ऊपर एक फ्लोर और बनवा देंगे, ताकि दोनों बच्चों को अपना अपना फ्लैट मिल जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है, इन्हें किराए के घर में जाने दो। इनकी भी जिंदगी है, इन्हें भी अपने हिसाब से जीने दो। यह पल दोबारा नहीं आएंगे। अपने जीवन का सुनहरा समय वह दोनों इसी सब में गुजार देंगे और चैन की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। लेकिन रुक्मा देवी को यह सब बातें समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें बस माँ का प्यार दिख रहा था, और वह अपने जीते जी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं देख सकती थी। एक माँ बनकर तो वह सोच रही थी, पर एक पत्नी बनकर नहीं सोच रही थी, क्योंकि वह उम्र के उस दौर से निकल चुकी थी, और अब वह उन ख्वाहिशों और जज्बातों को नहीं समझ पा रही थी। खैर, इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। छोटी बहू भी अब गर्भ से थी, और बड़ी बहू का 1 वर्ष का बच्चा था, जो कि अभी माँ का स्तनपान करता था। बड़ी बहू जब गर्भ से थी तो उसे उल्टियाँ होती थी, तो वह दौड़कर वॉशरूम की तरफ जाती थी। लेकिन इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके सामने उसका देवर रहता था। लेकिन अब छोटी बहू पेट से थी, और उसे भी उल्टियाँ आती थी, और वह साड़ी पहनने में भी उसे दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से वह नाइटी पहनती थी। और क्योंकि गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा घुटन के एहसास होता था, इसलिए वह दुपट्टा वगैरह नहीं लगा सकती थी, और उसे बार बार दौड़कर वॉशरूम की तरफ जाना पड़ता था, और जेठ जी के कमरे से होकर जाना पड़ता था, जो कि उसे और जेठ जी दोनों को ही शर्मिंदगीजनक महसूस होता था। उधर बड़ी बहू का बच्चा छोटा था, जो कि कभी भी स्तनपान करने के लिए रोने लगता था, और कई बार ऐसा होता था कि बड़ी बहू अपने बच्चे को स्तनपान करा रही होती थी, और ससुर जी या देवर वॉशरूम या किचन में जाने के लिए उस कमरे से गुजरते थे, और उन्हें भी शर्मिंदगी का एहसास होता था, साथ ही साथ बहू को भी। लेकिन रुक्मा देवी यह सब कुछ देखकर भी अपनी जिद पर अड़ी थी। लेकिन अब हालात बदतर होते जा रहे थे, क्योंकि यह कहीं से भी सही नहीं लग रहा था कि बच्चों को एक साथ रखने के लिए सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया जाए। लेकिन रुक्मा देवी को समझाए कौन? उनका कहना था, घर के ही तो लोग हैं, घर की बातें कौन बाहर करेगा। ठीक है, जेठ के सामने बिना घूंघट के छोटी बहू को आना पड़ता है, कोई बात नहीं। जेठ तो बड़े भाई के समान होता है, क्या उसे उसकी परेशानी नहीं दिख रही? यह तो घर की बातें हैं, बाहर कौन ले जाएगा। लेकिन फिर भी जो रिश्ते हैं वह रिश्ते तो हैं ही। बोल देना आसान होता है, पर शर्मिंदगी तो होती ही थी। तंग आकर एक दिन बड़ी बहू और छोटी बहू ने सोच लिया कि आज वह रुक्मा देवी को आईना दिखाकर रहेंगी, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। सुबह सुबह जब रुक्मा देवी उठी तो देखा छोटी बहू बिना दुपट्टा लिए नाइटी पहनकर पूरे घर में घूम रही है। रुक्मा देवी ने बोला, यह तुम क्या कर रही हो? तो उसने बोला, मम्मी जी, मेरा जी घबरा रहा है, कमरे में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो रुक्मा देवी ने बोला, तो ठीक है, दुपट्टा तो लगा लो। छोटी बहू ने कहा, अरे मम्मी जी, घर के ही तो लोग हैं, और बड़े भैया तो मेरे भी बड़े भाई के समान हैं, उनसे क्या संकोच। वैसे भी क्या बिना दुपट्टे के मैं उनके सामने नहीं गई हूँ, और जब कोई पर्दा रह ही नहीं गया तो दिखावे का पर्दा करने से क्या फ़ायदा। रोज़ रोज़ जेठ जी को और मुझे दोनों को शर्मिंदगी का एहसास होता है। इससे तो अच्छा है इस शर्म को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हम दोनों खुद को अपराधी महसूस करते रहते हैं और ग्लानि में जीते हैं, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है। रुक्मा देवी को कुछ जवाब देते ना बना, और वह किचन की तरफ जाने लगी तो देखा कि बड़ी बहू बिना दुपट्टा लगाए अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है। रुक्मा देवी ने बोला, तेरा भी दिमाग फिर गया है क्या? कम से कम दुपट्टा तो लगा ले। अभी इसी कमरे से होकर अमित आएगा जाएगा, और तेरे ससुर जी भी आएंगे जाएंगे, थोड़ी तो शर्म लिहाज कर ले। बड़ी बहू ने बोला, कैसा शर्म लिहाज मम्मी जी? यह कोई एक दिन की बात तो है नहीं कि मैं मैनेज कर लूँ, यह तो रोज की बात है। इतनी गर्मी में बच्चा दुपट्टे के अंदर पसीने पसीने हो जाता है और रोता रहता है, ठीक से दूध भी नहीं पी पाता, रोते रोते सो जाता है, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लगती है। तो क्या अब मैं उसके स्वास्थ्य से भी समझौता करूं?
मैं उसके स्वास्थ्य से समझौता नहीं कर सकती और इसमें मेरी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी मैं खुद को अपराधी महसूस करती हूँ। और वैसे भी क्या ससुर जी और देवर जी को पता नहीं है कि हमारा घर कितना बड़ा है और हमें उसी में गुजारा करना है? जब कोई पर्दा रह ही नहीं गया तो दिखावे का पर्दा करने से क्या फ़ायदा? रिश्ते तो वैसे भी पर्दे से बाहर आ चुके हैं, तो खुद को अपराधी समझकर अपराध बोध महसूस करने से क्या फ़ायदा? रुक्मा देवी को आज बड़ी बहू की बातों का भी जवाब देते नहीं बना, लेकिन प्रभुदयाल जी ने समझ लिया कि अब अगर उन्होंने मुंह नहीं खोला तो उनके परिवार का बिखर जाना तय है। और यह गलत भी था। बच्चों को साथ रखने की जिद में बच्चों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। हर किसी को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी आराम से जीने का हक है और होना भी चाहिए, और जो रिश्ते मर्यादा के दायरे में अच्छे लगते हैं उन्हें एक मर्यादा में ही रहना चाहिए। प्रभुदयाल जी ने तेज आवाज में बोला, बहुत हो गया रुक्मा देवी, अब और नहीं। आपकी वजह से मेरे दोनों बेटे बहू घुट घुट कर जी रहे हैं। आपकी वजह से मेरे दोनों बेटे बहू किसी भी प्रकार की गलती ना होने के बावजूद भी शर्मिंदगी, ग्लानि और अपराध बोध में हर वक्त घिरे रहते हैं, और कुछ हद तक मैं भी। लेकिन अब और नहीं। आपकी जिद के आगे अब मैं और नहीं झुकूंगा। क्या यह जरूरी है कि अगर बेटे बहू अलग रहें तो वह माँ बाप से दूर हो जाएंगे या भाई भाई एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? आज मैं कहता हूँ, तुम दोनों अपना अपना कमाते हो। जैसे मैं और तुम्हारी माँ ने किराए के घर में अपना जीवन गुजारा है और जब बजट हुआ तब अपना घर बनवाया, उसी तरह से तुम लोग भी किराए के घर में जा सकते हो और जब बजट हो तो अपना घर बनवा सकते हो, या फिर इसी घर में ऊपर का फ्लोर बनवा सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह जानवरों की ज़िंदगी जीने की, ताकि हम एक साथ एक घर में रह सकें। अरे एक घर में रहने का मतलब यह नहीं कि इंसान होते हुए हम जानवरों की तरह रहने लगे। मेरा यह फैसला है कि आज का आज तुम दोनों यहीं कहीं आसपास में अपने लिए किराए का घर देखो और उसमें शिफ्ट हो जाओ, और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहो। जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रहकर परेशानी में जिंदगी गुजारने से अच्छा है दूर दूर रहकर प्यार मोहब्बत से रहो। और हाँ, मेरे इस फैसले को आखिरी फैसला समझो। अब इस पर कोई बात नहीं होगी। आज के आज तुम दोनों अपने लिए घर देखो। पति का रौद्र रूप देखकर आज रुक्मा देवी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने बोला, तुम्हारे पापा जैसा कह रहे हैं करो। हाँ, मैं मानती हूँ मैं गलत थी तुम दोनों को अपने पास रखने के लिए। मैं तुम दोनों की व्यक्तिगत जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तुम दोनों को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का पूरा हक है। आज रुक्मा देवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था।